वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है, नॉट सेल के अंदर के बारे में। हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको खत्म करवाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ये समझ लिया हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है ये समझ लिया हम लोगों ने। मतलब कोई भी ग्लूकोज जब सड़सड़ाता हुआ, सैर करता हुआ जब सेल के अंदर घुसेगा तो सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है इन द 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी कह सकते हैं उसको अपन लोग। सो पायरुविक एसिड जो है अब वो ऑक्सीजन की हेल्प से कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पर वो इमीडिएट ब्रेक डाउन होगा और इससे थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड और एक एटीपी निकलेगी, पर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे present होते हैं। There are series of enzyme present into the inner membrane of the mitochondria. The inner membrane of mitochondria is called as cristae. मैंने आपको बताया था कि जब हम पायरुवेट को तोड़ते हैं into the carbon dioxide ATP, तो यहाँ पर 2 और मॉलिक्यूल्स निकलते हैं बंडल ऑफ एनर्जी के। द नंबर 1 मॉलिक्यूल इज NADPH या NADH और दूसरा होता है FADH, ठीक है। NAD और FAD जो होते हैं ये क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी। NAD के पास होती है 3 ATP, FAD के पास होती है 2 ATP। उसके बाद ये घूमते हुए मटकते हुए क्रिस्टी के पास जाते हैं। क्रिस्टी के पास होते, क्रिस्टा भी कह सकते हो उसको अपन। सो क्रिस्टी जो होती है इनके पास होते हैं सीरीज ऑफ एंजाइम्स जो NAD और FAD को ब्रेक डाउन करते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है। एक और तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये क्रिस्टी में, कि आसपास के जो भी फ्री फॉस्फेट हैं ये इनको कलेक्ट कर करके ATP का फॉर्मेशन करती जाती है by the help of F0 and F1 particle which is collectively called as ATP synthase। ATP synthase के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था, नॉट सो मच डिटेल क्योंकि हम लोग उसे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द NCERT बूटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि NCERT को अपने को छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से किसी एक आदमी का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई है, तो मुझे तो ये लगता है कि 11वीं वाले और 12वीं वाले बच्चों के लिए उनका जो मेन साथी होना चाहिए वो होनी चाहिए उनकी NCERT। एक साल में आपने 5 बार NCERT पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये याद रखना कि आपको नीट में बायोलॉजी के सवाल नहीं बनेंगे। बार बार आपको कहा जाता है कि NCERT का वेटेज बाकी सारी बुक्स से ज़्यादा होता है। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप 2 बुक्स खरीदिए, वन इज़ द NCERT एग्जाम्पलर एंड NCERT फिंगर टिप्स। ये बुक्स जो होंगी ये आपके कंसेप्ट्स को, क्वेश्चंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो आपकी मेन रेफरेंस बुक जो है, जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, वही आपकी रेफरेंस बुक है। मैं तो कहती हूँ कि जिस बच्चे ने NCERT रट ली है उसके 80% सवाल आप नीट में ऑलरेडी राइट होंगे। तो बिल्कुल आप जब क्लास में बैठे मेरी, तो NCERT को सामने रख कर बैठिए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि अब ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं, तो ऐसे बेटा काम नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी मेरा लेक्चर आप लगाते हो तो आप अपनी कॉपी, अपना पेन और अपनी NCERT को सामने रख कर बैठा करो और उसके नोट्स बनाया करो, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट विद द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये ATP स्टोरेज और ATP फॉर्मेशन दोनों का काम करता है। अब देखो ऐसा है कि मान लो कि आज हमने खाना खाया, समझो बात को, मेरी जो डाइट है वो 2 रोटी की है, 3 रोटी की है, पर किसी दिन मेरी मदर ने बहुत अच्छा खाना बना दिया तो मैंने 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी खा ली। 10 रोटी नहीं, फिर भी 2, 3, 4 रोटी खा ली। इसका मतलब क्या कि शरीर को उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने खाया, तो क्या एनर्जी वेस्ट हो जाएगी? नो, द एनर्जी विल स्टोर्ड इनटू योर सेल ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो कभी भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, जो हमने ज्यादा कर लिया उसे हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। So mitochondria is the powerhouse of the cell which forms the ATP, which store the ATP, ठीक है। अब तुम कक्षा 11वीं में पढ़ते हो और जो भी वीडियो देख रहा है, मैं तो कह रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया 10th और 9th वाला भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा।
अगर आप 11th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो आपको एटीपी का फुल फॉर्म पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस स्ट्रक्चर में होता है एक नाइट्रोजनस बेस और 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट की जो बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल पहले से ही समझ लें। एटीपी में वी हैव 3 फॉस्फेट, ओके। और मैंने, आपने देख रहे हैं आप कि मैंने बॉन्ड ऐसा नहीं बनाया है, मैंने बॉन्ड स्पाइरल बॉन्ड बनाया है, ऐसे वाला। इट इज कॉल्ड एज हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। हालांकि आपको केमिस्ट्री में जो है अभिषेक सर पढ़ाएंगे, बट मैंने आपको भी यहाँ पे बता दिया है कि देखो 3 फॉस्फेट के बीच में जो है एक हाई एनर्जी रिच, 3 हाई एनर्जी रिच, 2 हाई एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। अब बेटा इन बॉन्ड को तोड़ोगे ना तो एनर्जी निकलेगी, और जब फॉस्फेट को जोड़ोगे तो एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरीके से हम फ्री फॉस्फेट को इकट्ठा करते जाते हैं तो एनर्जी बनती जाती है, और जब इन फॉस्फेट को हम तोड़ते जाते हैं तो एनर्जी यूज होती जाती है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, देयर इज अ 3 फॉस्फेट इन 1 ATP. In between the 3 phosphate there is presence of 2 high energy rich bond. When we will break the bond, we'll release the energy. When we'll form the bond, we'll stores the energy. Okay, now let's start. Mitochondria, singly हम इसको कहते हैं mitochondrion. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगल हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, unless specifically stained are not easily visible under the microscope. देखो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। देखो हमने 2 सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल पढ़ने हैं, एक हमने कवर कर लिया है विच इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, जबकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से देख नहीं सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज करें तो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो खैर सब कुछ दिख जाता है, पर नॉर्मली इसको देख पाना इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। जबकि यहीं अगर आप प्लास्टिड्स को देखोगे ना तो दे आर वेरी बिग एंड दे कैन इजिली विजिबल। ठीक है, इवन अगर उसको हम स्टेन तो करना ही पड़ेगा, बिना स्टेन के तो कुछ नहीं दिखता। इवन इनको स्टेन भी कर देते तो इतने आसानी से विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप में। ठीक है, The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. देखिए ये आपका नीट का एक सवाल बन सकता है, मैं बार बार कह रही हूं कि बताइए कि किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी भी सेल में डिपेंड करता है कि उस सेल की एक्टिविटी क्या है। देखो ऐसा है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको भोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मेरे जैसे लोग हैं तो काम कम करते हैं पर खाते बहुत ज्यादा तो मोटे होते जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे ही शरीर में पाए जाने वाली कोई भी कोशिका, कोई भी सेल अगर वो बहुत ज्यादा काम करेगी तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एटीपीज की जरूरत होगी। देन हु विल प्रोवाइड द एटीपी? आवर ब्रदर विल प्रोवाइड द एटीपी विच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल, जैसे आपकी बॉडी की बिजिएस्ट सेल कौन सी है? आपकी बॉडी की बिजिएस्ट सेल है लिवर सेल, यकृत की कोशिकाएं। तो आपकी बॉडी में ये जो लिवर सेल होती हैं पूरे दिन काम करती रहती हैं, पूरे दिन। इवन बिजिएस्ट सेल ऑफ द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिवर वाला लेक्चर लगाओगे तो बढ़िया लिवर भी क्लियर हो जाएगा। उसकी एक सेल में हमारे पास 1000 से 1500 1600 तक के माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो भैया जो सेल ज्यादा काम करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे ही लिवर में किडनी में 400 से 500। ठीक है, ऐसे ही स्पर्म इतना छोटा है, इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इतनी माइक्रोस्कोपिक सेल है, फिर भी उसमें 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विच इज डन बाय द सेल। इफ सेल इज डूइंग दिस मच ऑफ वर्क, it means they need this much of energy. Then who will provide the energy? The brother will provide the energy. So hello brother, please provide the energy, please provide the ATP. तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ अब इनकी वेरिएबिलिटी देखिए, इनका शेप और साइज दोनों वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, सॉसेज शेप के हो सकते हैं। सॉसेज जो लोग वेज नॉन वेज ही होते हैं ऐसे डम्बल शेप के होते हैं, और इनका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 तक हो सकता है। लेंथ होती है इनकी 1 से 4 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक माइटो स्ट्रक्चर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपको बताती हूं
कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं बताएंगे मुझे? भैया क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा ही एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोरिन्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनटू द मेम्ब्रेन। सो पोरिन्स होते हैं जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं, पर इनकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है? वो होती है फोल्डेड। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कल ही पढ़ा था। अब लास्ट क्या होता है, ठीक है। सो इनकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो होती है फोल्डेड। तो बाहर से आप अंदर की ओर, आउटर मेम्ब्रेन से अंदर की ओर आप बहुत सारी चीजें ले जा सकते हैं, पर अंदर से बहुत अंदर ले जाने के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो उन्हीं चीजों को जाने देती जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत है। जो नहीं चाहिए वो काहे के लिए ले जाना है, तो वो नहीं जाने देती, ठीक है। नाउ सो outer and inner membrane, the inner membrane dividing its lumen distinctly into the two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment filled with a dense homogeneous substance called as matrix. The outer membrane form the continuous limiting boundary of the cell organelle. देखिए सीधी बात ये है, ये कहना चाह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो दीवारें हैं, एक है बाहर और एक है अंदर। अंदर जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स कंटेन्स सो मेनी एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बाहर तो बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, पर इसके बाहर क्या होगा? इसके बाहर सेल का साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है? ना, सेल के अंदर ही तो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? मैट्रिक्स। आई बात समझ में? सो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स व्हिच इज responsible for the process of respiration. So ये चीज याद रखना है कि there are two compartments, one is the outer compartment, one is the inner compartment. The inner compartment contain the matrix and the outer compartment contain the cytoplasm and other cell organelle which are present into the cell. ठीक है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि धीरे बोलते, तेज बोलते तो दिक्कत, धीरे बोलते क्या करूँ, मर जाऊं, ठीक है। चलो now the outer membrane forms the ये हो गया अपना, ठीक है। now the inner membrane form a number of infolding called as cristae, सिंगल इसको आप क्रिस्टा भी कह सकते हैं, बताया मैंने भी आपको, towards the matrix, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। सवाल जवाब के दौरान आखिरी कक्षा में हमें ये समझ में आया था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इसलिए इतनी मुड़ी तुड़ी होती है कि सरफेस एरिया ज्यादा मांगता। समझ में आई बात? जैसे कि मेरे पास 10 मीटर की रस्सी है, सपोज दैट मेरे पास 10 मीटर की रस्सी है। अब अगर मैं उसको सीधा रख दूं तो मुझे 10 मीटर एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके कमरे में 2 मीटर एरिया पे ही रख दिया। तो क्या है तो वो 10 मीटर की रस्सी, पर हमने क्या किया, है तो 10 मीटर की रस्सी पर हमने एरिया कम कर दिया, पर रखने का एरिया कम कर दिया, पर एक्टिविटी उतनी ही करेगा वो, ठीक है। तो क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो फोल्डेड होती है। फोल्ड इसलिए कि जगह कम घेरे पर काम उतना ही करे। मेरी बात समझे आप कि जगह कम घेरे और काम उतना ही करे। तो जितनी फोल्डेड मेम्ब्रेन रखोगे उतने ज्यादा एंजाइम्स पाए जाएंगे उस मेम्ब्रेन पे और उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी। इट मींस कि उतने ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे। समझिएगा ये कि अंदर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्योंकि कम जगह पर ज्यादा रखना है क्या, मेम्ब्रेन, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, एंजाइम। तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन सके, एटीपी। कौन से प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से, ठीक। नाउ the two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. एक चीज हमेशा याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेल पर पाया जाने वाला एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी हर जगह पर एंजाइम्स होते हैं, आउटर, इनर, मैट्रिक्स, एवरीवेयर। इवन सेल का 70% जो एंजाइम वाला हिस्सा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो अगली बार कोई पूछे तो सीधे चिपका देना, कहाँ लगे, 70% माइटोकॉन्ड्रिया पे है, लड़ो झगड़ो मत, मैडम ने बताया हमारी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बाहर से ओरली खैर छोड़ दो, थोड़ा सा बना देती हूँ। ये सेल है, ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है।
अब यहाँ से क्या आया भैया मेरे, ये आया ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पर आया, साइटोप्लाज्म में आया। कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया। Then we'll break the glucose into the 2-pyruvate molecule, which is a 3-carbon molecule. Then we'll move the pyruvic acid into the mitochondria. We'll move the pyruvic acid to mitochondria for the further breakdown for the production of ATP. So if we are moving the pyruvic acid with the help of oxygen, this is called as what? बच्चों इतने बार पढ़ाया आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मेरी नाक मत कटवा लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन पूछे तो फिर गलत बता के आओ, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से सवाल पूछे जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, नाउ they produce cellular energy in the form of ATP. Once we break down the glucose, will produces the CO2 ATPs. ठीक है, will removes the CO2 but will store the ATP. So the form of energy into the cell is always been a ATP, adenosine triphosphate. What is the matlab of adenosine? Adenosine is made up of two things. One is the adenine and one is the sin. Sin matlab sugar. So adenine and sin, sugar. So adenosine matlab sugar and adenine. Adenine is what? It is the nitrogenous base basically found into the DNA. ठीक है, तो adenosine triphosphate मतलब adenine sugar का एक जोड़ है, उससे 3 phosphate आपने जोड़ रखे हैं, तो एक ATP मॉलिक्यूल होता है जिसे हम यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, now hence they are called as powerhouse of the cell because it will produces all the energy which is required for the cell or the body. Okay, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी सेल को मांगता वो माइटोकॉन्ड्रिया को देना पड़ता। तो सेल हफ्ता मांगती है, तुमको लास्ट क्लास में समझाया था मैंने कि बड़ी एक आंख वाले राक्षस ने इनको निगल लिया था, अब ये उसके मजदूर हैं, ये उससे ये उनके घर पे काम करने वाले हैं, काम नहीं करते हैं तो बोलेंगे चल तेरा काम क्या है, एटीपी बनाना है, चल बना के दे हमको एटीपी। तो इनका काम ही है एटीपी बनाना बच्चों। ठीक है, काम ही है, बना के देना ही पड़ेगा, मजबूर हैं। ठीक है, क्या करें। तो भैया यूकैरियोटिक सेल बहुत चला के उन्होंने 2 जो है नौकर पकड़ रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड और एक ये, तो एक ग्लूकोज बना के देता है प्लास्टिड और ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, नाउ they are called as semi autonomous cell organelle because they have very much things, their own things, like लास्ट क्लास में आपको मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ाई थी ना, बहुत अच्छे से इतना लंबा लंबा डायग्राम बनाया था, प्लीज वो लेक्चर लगाना, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। So they have their own DNA, but the DNA is not like the eukaryotic cell. We have the double-stranded DNA. ठीक है, we have well-developed DNA, we have well-shaped DNA into the nucleus, but they don't, because earlier they are prokaryotic cell. So once the large cell will tilmilaya, the eukaryotic cell will tilmilaya, it will ingest the prokaryotic cell which is called as mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया अर्लियर हम मानते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनके पास प्रोकैरियोटिक जैसा ही डीएनए होता है, पर अल्टीमेटली है ये यूकैरियोटिक का ही पार्ट। ठीक है, सो इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। इस डीएनए को सर्कुलर डीएनए कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिनका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बहुत लंबे होते हैं और सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, इनके पास कौन सा राइबोसोम होता है बच्चों? इनके पास होता है 70S राइबोसोम। नॉर्मल तुम्हारी सेल में 80S राइबोसोम होता है। पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, राइबोसोम में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सो नॉर्मल सेल में कौन सा राइबोसोम है? 80S। ठीक, इनके पास 70S है, जो कि नॉर्मल एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है। ठीक है, नाउ so component required for the synthesis of protein, ठीक है, so they have their own DNA which is a circular. It means if you have DNA you have ability to make the mRNA or RNA. ठीक, the process is called as transcription. We can make the DNA into the mRNA, the process is called as transcription. Then if we have ability to make the mRNA, then we'll have the ability to make the protein too ना, so they can make their own protein. ठीक है, आई बात समझ में? पर बहुत ज्यादा नहीं, 1%. ओके, नाउ राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, सब कुछ उनके पास है ताकि ये अपना खुद का प्रोटीन बना सके। द माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइड बाय द फिजन। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर हमारे पास खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, अगर हमारे पास इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं मैडम, तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने होंगे ये समझा दीजिए जरा। कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा?
ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से बनेगा। सपोज दैट कि ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड होकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, ठीक है, फिर ये डिवाइड होकर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऐसे ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एनसीईआरटी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम विच इज गिवन बाय द एनसीईआरटी. As we know that the mitochondria is the double membranous structure where the outer membrane is smooth but the inner membrane is very much folded. Okay, बहुत ज़्यादा folded होती है. The fold is called as crista या cristae. ठीक है. Now there is a space in between the two membrane. The space is called as intermembrane space. Okay. Now there is a जो green area दिख रहा है, what it called as, इसे आप मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं ताकि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से खूब सारी इनॉर्मस एनर्जी निकाल सके. Once we break down the pyruvic acid into the so much ATP, then this reaction is called as Krebs cycle. We'll discuss it later in very much detailed manner in the physiology of plants. ठीक है? So this is all about the mitochondria of the NCERT booty. I hope you learned and enjoyed the video. See you in the next class with a new cell organelle. तब तक घर पे रहिए, safe रहिए, अपना ध्यान रखिए. Thank you so much.